नमस्कार। आज हम हिंदी नाटक, उसकी व्युत्पत्ति, परिभाषा और उसके तत्वों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम नाटक की व्युत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है साहित्यिक भावों का प्रदर्शन। भरत मुनि ने नाटक के लक्षण प्रतिपादित करते हुए कहा है, नाना भावो संपन्नम नानावस्थांतरात्मकम, अर्थात नाटक लोक वृत्त का अनुकरण है जिसमें नाना भावों और अवस्थाओं का समावेश रहता है। भारतीय नाट्यशास्त्र में नाटक को रूपक की संज्ञा दी गई है और इसका संबंध अभिनयशीलता से या अभिनेयता से माना गया है, अर्थात अभिनय की विभिन्न अवस्थाओं को नाटक माना गया है। अंग्रेजी में नाटक के लिए ड्रामा शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका संबंध यूनानी के एक शब्द के साथ जोड़ा गया है जिसका अर्थ है कृत, यानी किया हुआ। इसे हम कार्य कह सकते हैं। भारतीय नाटकों में यही कार्य अभिनय के रूप में प्रस्तुत होता है। कालिदास जी ने नाटक को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रयोग प्रधानम ही नाट्यशास्त्रम, अर्थात प्रयोग प्रधानता ही नाट्यशास्त्र है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नाटक प्रयोगधर्मी होता है। इसके अनुसार निहित कार्यों की योग्यता रंगमंच पर सिद्ध होती है। रंगमंचीय अवस्था, रंगमंच की व्यवस्था, वेशभूषा, प्रकाश, अभिनयशीलता और उसके क्रिया व्यापार, मुद्राओं तथा गीत, रचना आदि का इसमें समावेश होता है। नाटक के आलेख को जब इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तब रसानुभूति होती है। आधुनिक युग में इसे रंगानुभूति कहा जाता है। भारतीय मनीषियों ने नाटक के 3 प्रमुख तत्व बताए हैं, वस्तु, नेता और रस। इसमें अभिनय तथा वृत्ति को भी मिला दिया जाता है, तो इस तरह से 5 तत्व हो जाते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के विचार भारतीय विचारधारा से भिन्न हैं। वे नाटक को जीवन की प्रतिलिपि, प्रथाओं का दर्पण और सत्य का प्रतिबिंब मानते हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि स्वभाव, स्वरूप, बिंब, युग और समय की आकृति और उसके प्रभाव को अंकित करने वाला दर्पण ही नाटक है। अरस्तु ने नाटक को त्रासदी और कामदी, अर्थात ट्रेजेडी और कॉमेडी, 2 रूपों में विभाजित करके इसके 5 तत्व बताए हैं, जो हैं कथावस्तु, चरित्र, शैली, विचार, शिल्प और संगीत। आजकल वातावरण व उद्देश्य को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य तत्वों का समन्वय करते हुए हम नाटक के 8 तत्व स्वीकार करते हैं। ये हैं कथावस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण। पात्रों में मुख्य पात्र होते हैं नायक, नायिका, पीठमर्द और दूतिका। तीसरा है अभिनयशीलता या अभिनेयता। ये भी इसमें 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। चौथा है संवाद। 5वां है देशकाल और वातावरण। 6ठा है भाषा शैली। 7वां है संकलन त्रय। संकलन त्रय में स्थान ऐक्य, समय ऐक्य और कार्य ऐक्य का संकलन आवश्यक है। और 8वां है उद्देश्य। अब हम इन नाटक के इन तत्वों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम हम कथावस्तु की बात करेंगे। नाटक के आख्यान को कथावस्तु की संज्ञा दी जाती है। कथावस्तु 3 प्रकार की हो सकती है, प्रख्यात, उत्पाद्य अर्थात काल्पनिक तथा मिश्रित। प्रख्यात कथावस्तु इतिहास या पुराणों से ग्रहण की जा सकती है। उत्पाद्य लेखक की कल्पना से उत्पन्न होती है। ऐतिहासिकता व कल्पना का मिश्रण मिश्रित कथावस्तु कहलाती है। महत्व के आधार पर कथावस्तु आधिकारिक और प्रासंगिक 2 प्रकार की हो सकती है। कथानायक से संबंधित कथावस्तु आधिकारिक तथा अन्य प्रसंगों के रूप में जो कथाएं आती हैं उन्हें प्रासंगिक कथावस्तु कहते हैं। संस्कृत आचार्यों ने नाटक की कार्य व्यवस्था को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है, आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। आधुनिक नाटकों में पश्चिमी प्रभाव और रचनात्मकता के आधार पर कथानक की 5 अवस्थाओं को माना गया है, आरंभ, विकास,
चरम बिंदु या संघर्ष, ह्रास और समाप्ति। आरंभ या प्रस्तावना में नाटक को समझने के लिए आवश्यक सारी सूचनाएं तथा प्रमुख पात्रों का परिचय मिल जाता है। विकास या प्रयत्न की स्थिति में प्रारंभिक घटनाएं आती हैं, यहीं से संघर्ष का सूत्रपात होता है। तीसरी स्थिति संघर्ष या चरम बिंदु की होती है। इसमें विरोधी शक्तियां अंतिम बार संघर्ष करती हैं, एक बलवती तथा दूसरी क्षीण हो जाती है। इसे ही क्लाइमैक्स कहते हैं। परिणाम में संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। अरस्तु ने परिणाम की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। सामान्यतया इन्हीं बिंदुओं के आधार पर 5 अंक वाले नाटकों का विधान होता है, परंतु वर्तमान में कथानक के विकास की क्रम व्यवस्था टूट रही है। जीवन की जटिलताओं के कारण गति के स्वरूप में भी जटिलता आई है। आरंभ, विकास और पतन की सीधी रेखा के आधार पर अब नई जटिल संक्रमणशील गतियों से नाटक का स्वरूप गठित हो रहा है। इसके पश्चात दूसरा जो प्रमुख तत्व है वह है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही दृष्टियों से एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। पात्र नाटक की कथावस्तु को बड़ी कुशलता के साथ दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। चरित्रों का संयोजन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। चरित्रों का प्रभावशाली होना आवश्यक है, जिससे कि वे सर्वसाधारण के मन में बैठ सकें। उन्हें कोई न कोई आदर्श अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतया नाटक में 6 पात्रों का समावेश रहता है: नायक, नायिका, प्रतिनायक, पीठमर्द, विदूषक और दूतिका। कथा के फलभोक्ता को नायक की संज्ञा प्रदान की जाती है। कथा की सभी प्रमुख घटनाओं तथा पात्रों से नायक का संबंध होता है। संस्कृताचार्यों ने धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत और धीरोदत्त 4 प्रकार के नायक माने हैं, जो कि वीर, मधुर तथा गंभीर स्वभाव के, त्यागी और दक्ष तो होते ही हैं, धर्म, लालित्य, तेज और औदार्य से भी परिपूर्ण होते हैं। इनमें हम धीरोदात्त नायक के रूप में रामायण के नायक राम को देख सकते हैं। धीर ललित नायक का उदाहरण है श्री कृष्ण। धीर प्रशांत नायक का उदाहरण है गौतम बुद्ध और धीरोदत्त नायक का उदाहरण है रावण, लक्ष्मण और दुर्योधन आदि। दूसरा जो प्रमुख पात्र है वह है नायिका। नायिका नाटक का प्रमुख नारी चरित्र होती है। नायक से इसका प्रत्यक्ष और निकटता का संबंध होता है। प्रतिनायक नायक का प्रतिद्वंदी होता है और उसकी सफलताओं में बाधा डालता है। पीठमर्द भी नायक का सहयोगी होता है। नाटक के बीच बीच में हास्य की सृष्टि करने के लिए विदूषक की पात्र योजना की जाती है। कभी कभी विपरीत व गंभीर परिस्थितियों में यह नायक की सहायता भी करता है। दूतिका प्रायः नायक नायिका के मिलन में सहयोग करती है। नाटक में पात्रों के चरित्र पर सामान्यतः 3 प्रकार से प्रकाश डाला जाता है: कथोपकथनों द्वारा, क्रियाकलापों द्वारा और स्वगत कथनों के द्वारा। तीसरा प्रमुख तत्व है नाटक का अभिनेयता या अभिनयशीलता। नाटक मूलतः दृश्य विधा है, इसलिए अभिनय उसकी प्रमुख विशेषता और आवश्यकता है। पात्र द्वारा रंगमंच पर की जाने वाली चेष्टाएं अभिनय कहलाती हैं। भारतीय आचार्यों ने 4 प्रकार के अभिनय बताए हैं। पहला है आंगिक अभिनय, इसमें शारीरिक चेष्टाएं, भंगिमा आदि आती हैं। दूसरा है वाचिक अभिनय, संवादों के द्वारा यह अभिनय किया जाता है। तीसरा है आहार्य, वस्त्र तथा वेशभूषा इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा है सात्विक, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए रोमांच, स्तंभ, कंप, अश्रु, स्वेद आदि के द्वारा जो अभिनय किया जाता है या अभिनय के द्वारा ये सब भावनाएं जब व्यक्त की जाती हैं तो उसे सात्विक अभिनय कहते हैं। पाश्चात्य समीक्षक पात्रों के अभिनय में मनोवैज्ञानिकता व स्वाभाविकता के पक्षधर हैं, साथ ही वे प्रकाश व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। नाटक का चौथा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संवाद। नाटक की कथावस्तु का विकास और पात्रों का चरित्र चित्रण संवादों के माध्यम से होता है, इसलिए संवाद नाटक का आवश्यक तत्व और नाटक के प्राण हैं। नाटक में स्वाभाविकता, सजीवता और सरलता संवादों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। नाटक के संवादों को निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। पहला है कि नाटक के संवाद कथावस्तु को गति देने में सक्षम होने चाहिए, पात्रानुकूल होने चाहिए, पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होने चाहिए, संवाद सरल होने चाहिए,
संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, संवाद औचित्यपूर्ण होने चाहिए, संवाद रसानुभूति कराने में सक्षम होने चाहिए, संवाद कौतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। नाटक के संवादों को दुरूह और क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। नाटक के संवाद वातावरण निर्माण में भी सहायक होने चाहिए। नाटक के संवाद वाक चातुर्य से युक्त होने चाहिए और नाटक के उद्देश्य को संप्रेषित करने में सक्षम होने चाहिए। तो इस प्रकार से नाटक के जब ये संवादों की कुछ विशेषताएं हैं और इसी के आधार पर नाटक जो है एक जीवंत नाटक बन पाता है। नाटक का 5वां तत्व है देश काल और वातावरण। देश काल तथा वातावरण का चित्रण नाटक का एक आवश्यक अंग है। स्वाभाविकता और यथार्थ के चित्रण के लिए इसका विशेष महत्व है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण करके ही नाटक के मूल उद्देश्य की अभिव्यक्ति हो सकती है और यह कार्य वातावरण के चित्रण द्वारा ही संभव है। रंगमंच की साज सज्जा, पात्रों के संवाद तथा उनके वस्त्राभूषण के द्वारा ही देश काल का चित्रण होता है और इन्हीं के द्वारा नाटककार युग विशेष का चित्रण सफलतापूर्वक कर सकता है। युग विशेष का चित्रण जितना सफलतापूर्वक होगा, नाटक उतना ही प्रभावशाली होगा। नाटक का 6वां तत्व है भाषा शैली। साहित्य की किसी भी विधा के लिए भाषा एक आवश्यक तत्व है। नाटक की भाषा का विवेचन संवादों के साथ ही होता है, अतः संवादों की जो विशेषताएं हैं वे स्वतः ही भाषा की विशेषताएं भी बन जाती हैं। नाटक की भाषा सरल होनी चाहिए तथा उसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। नाटकों की भाषा सरल, व्यंजनापूर्ण और भाव विचारों की अभिव्यक्ति में समर्थ होनी चाहिए। नाटक की भाषा में लोकोक्तियों, मुहावरों तथा अलंकारों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। विभिन्न पात्रों के द्वारा विभिन्न स्तर की भाषा का प्रयोग करने से नाटक में वास्तविकता आती है। अतः राजाओं, राजपुरुषों तथा वीरों द्वारा वीरोचित भाषा, नारी पात्रों द्वारा लालित्य युक्त और सुकुमार भाषा का प्रयोग करने से नाटक में यथार्थता आती है। नाटक की भाषा कथावस्तु के अनुरूप, उसे गति देने वाली, पात्रानुकूल, रसानुभूति में सक्षम, व्यंजनापूर्ण, भावों विचारों की अभिव्यक्ति में समर्थ और वातावरण निर्माण में सहायक होनी चाहिए। उसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। नाटक का अगला तत्व है संकलन त्रय। पाश्चात्य नाटककारों ने नाटक में 3 संकलनों स्थान ऐक्य, समय ऐक्य व कार्य ऐक्य को महत्व दिया है, परंतु सभी नाटककार इसे स्वीकार नहीं करते। रंगमंच व अभिनय की आवश्यकता के लिए नाटकों में संकलन त्रय के निर्वाह पर बल दिया जाता है। इनका विवेचन इस प्रकार है। पहला जो संकलन त्रय में से जो पहला तत्व है वह है स्थान ऐक्य। नाटक की समस्त घटनाओं को एक ही स्थान पर घटता हुआ दिखाया जाना चाहिए। दूसरा है समय ऐक्य। एक दिन से लेकर 1 वर्ष तक की घटनाओं के चित्रण को समय ऐक्य की संज्ञा दी गई है। तीसरा है कार्य ऐक्य। कथानक के एक ही कार्य का चित्रण कार्य ऐक्य है। नाटक के सभी पात्र इस एक कार्य की अर्थात उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहने चाहिए। कुछ नाटककारों का मानना है कि संकलन त्रय एकांकियों में होना चाहिए, नाटकों में नहीं। डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर सत्येंद्र जैसे आलोचक संकलन त्रय के पूर्ण निर्वाह के पक्षधर हैं। कार्य संकलन का निर्वाह सभी नाटककार करते हैं। समय संकलन की चेष्टा भी दिखाई पड़ती है, परंतु एक से अधिक दृश्य प्रस्तुत करने में स्थान संकलन की संभावना कठिन होती है। नाटक का 8वां तत्व है उद्देश्य। भारतीय दृष्टिकोण से साहित्य की सभी विधाओं का मूल उद्देश्य आनंद ही माना जाता है। नाटक में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का स्थायी भाव से संयोग जितना संभव है उतना साहित्य की अन्य विधाओं में नहीं, क्योंकि नाटक का एक दृश्य काव्य है। दर्शकों को साधारणीकरण की दशा में पहुंचाकर रसोद्रेक करना ही नाटक का मूल उद्देश्य होता है। आधुनिक युग में समस्यामूलक नाटकों की रचना आरंभ हुई और किसी समस्या का चित्रण करना ही नाटक का उद्देश्य माना गया है, किंतु आनंद उसमें भी प्रमुख तत्व रहा। इस प्रकार नाटक के ये 8 तत्व होते हैं। इन सभी का संतुलित परिपाक तथा संतुलित विकास ही नाटक को श्रेष्ठ बनाता है। अतः एक नाटक में इन सभी का उचित निर्वाह करना आवश्यक है और इन सभी के उचित निर्वाह से ही हिंदी नाटक एक उचित और प्रभावशाली अच्छा नाटक बन पड़ता है। धन्यवाद।